नमस्कार, देवभूमि समाचार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। खबरों की शुरुआत करते हैं। हल्द्वानी के काठगोदाम में आपदा प्रभावित क्षेत्र का हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने देवलडूमा, नई बस्ती, कलसिया पुल समेत कई प्रभावित जगहों पर जाकर पीड़ितों से मुलाकात की और उनको हर संभव मदद किए जाने का भरोसा दिलाया। उन्होंने राज्य सरकार से अपील की कि आपदा पीड़ितों को उचित मुआवजा दिया जाए, क्योंकि प्रशासन ने फौरी तौर पर जो सहायता दी है वो बेहद कम है। ऐसे में स्थिति को देखते हुए सहायता राशि में वृद्धि की जाए ताकि पीड़ितों को राहत मिल सके। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार गरीबों का सिर्फ मजाक उड़ा रही है। राहत राशि 5,000 रुपए की जगह 5 लाख रुपए होनी चाहिए ताकि गरीब आदमी अपना गुजर बसर कर सके। भारी भारी नुकसान हुआ और ऐसे गरीब लोग हैं, कई लोगों के घर परिवारों में शादी ब्याह थे, इनके जेवर जवाहरात, किसी के इलाज के लिए किसी ने पैसे रखे हुए थे, वो भी सब बह गए, मकान बह गए, लोगों के मकानों में मलबा आ गया, बहुत माली नुकसान हुआ है। लेकिन ये कलयुग का राज है, अंधा राज है कि माना कैसे है कि नजूल वासी जो सबसे गरीब जनता है इस प्रदेश की, अगर उसके घर में आपदा आ जाए तो मानक नहीं है। 5,000 का चेक फिलहाल पकड़ा दिया गया प्रशासन की तरफ से। मैं मुख्यमंत्री जी के माध्यम से, आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि जिन जिन के मकान बहे हैं उनको 5-5 लाख रुपए की धनराशि तुरंत अवमुक्त होकर आए। ऋषिकेश में दीवार गिरने से हादसा हो गया, जहां मलबे में 2 व्यक्ति दब गए। आपको बता दें कि मामले में एसडीआरएफ को सूचना दी गई, जिसके बाद सूचना पर एसडीआरएफ रेस्क्यू टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंची। वहीं घटनास्थल से निरीक्षक कविंद्र सजवाड़ के जरिए बताया गया कि घटना में 2 व्यक्ति दबे हुए थे, जिनमें से एक घायल को रेस्क्यू कर लिया गया है और दूसरे व्यक्ति की तलाश जारी है। तो दीवार गिरने से मलबे में बताया जा रहा है कि 2 लोग दब गए थे। ऐसे में एसडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंची है। एसडीआरएफ की टीम के द्वारा एक व्यक्ति को रेस्क्यू कर लिया गया है, जबकि दूसरे की तलाश अभी भी जारी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से टीम ने वहां पहुंचकर व्यक्ति को बाहर निकाला है। ऋषिकेश के ढालवाला और खारा स्रोत क्षेत्र में भारी बारिश से जलभराव हुआ है, जहां एसडीआरएफ ने राहत और बचाव अभियान चलाया। आपको बता दें कि एसडीआरएफ टीम ने रात को ही घटनास्थल पर पहुंचकर तत्काल कार्रवाई करते हुए जलमग्न घरों से लगभग 50 लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। इसके साथ ही ढालवाला एसबीआई बैंक के पीछे जंगल से पानी आने से कुछ मकानों में पानी भर जाने से एसआई सचिन रावत ने एसडीआरएफ रेस्क्यू टीम के साथ तत्काल मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। तो वहीं मकान में रहने वाले लोगों ने एसडीआरएफ रेस्क्यू टीम का आभार भी व्यक्त किया है। और खबरों में अब बात करते हैं अगली खबर की। अगली खबर सामने आ रही है डोईवाला से। डोईवाला में लगातार हो रही बारिश से जगह जगह जलभराव हो गया है, जहां कई जगह पर जलभराव के कारण हादसे भी हुए हैं। आपको बता दें कि माजरी में एक मकान के अंदर पानी घुसने से 12 साल की बच्ची डूब गई, जहां हॉस्पिटल में उसकी मौत हो गई। तो वहीं रानी पोखरी क्षेत्र में भी बरसाती नाले में एक व्यक्ति बह गया, जिसके बाद लोगों ने उसकी जान बचाई। साथ ही भोगपुर के महादेव नाले के पास भी इस तरह की घटनाएं देखने को मिली हैं। पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश ने हरिद्वार में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंचा दिया है। गुरुवार को गंगा चेतावनी लेवल को पार करते हुए 293.10 मीटर पर बह रही थी, जिसको लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया। आपको बता दें कि हरिद्वार का खादर क्षेत्र पहले ही जलभराव से परेशानियों से जूझ रहा है। ऐसे में लगातार बढ़ रहे गंगा के जलस्तर ने लोगों के लिए परेशानी बढ़ाने का काम किया है। हरिद्वार के भीमागोड़ा बैराज पर किस तरह से गंगा का जलस्तर पर नजर रखी जा रही है और क्या है हालात, जायजा लिया हमारे संवाददाता विकास चौहान।
उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही लगातार बारिश से जहां पहाड़ों में आफत है, तो वहीं मैदानी क्षेत्रों में भी इस समय कहीं ना कहीं बड़ी परेशानियां देखने को मिल रही हैं, क्योंकि गंगा अपने चेतावनी स्तर से लगातार ऊपर बह रही है और लगभग अगर हम कहें कि लगभग केवल जो खतरे का निशान है उससे मात्र 1 मीटर नीचे ये गंगा बह रही है, जिससे जो जिला प्रशासन हरिद्वार है वो अलर्ट मोड पर है और जितने भी तटवर्ती गाँव हैं उनको अलर्ट मोड पर रखा गया है और गाँव के जो निवासी हैं उनको लगातार ये सूचना दी जा रही है कि वो गंगा से दूरी बना के रखें और जो गंगा के तराई वाले क्षेत्र हैं वहाँ के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए भी लगातार कहा जा रहा है, ताकि किसी भी आपदा की स्थिति में तुरंत कार्रवाई वहाँ पर की जा सके। क्योंकि पिछले दिनों जो इस तरह से लक्सर और खानपुर क्षेत्र में जो बाढ़ की स्थिति देखने को मिली थी, उसके बाद और गंगा अब जो चेतावनी स्तर से ऊपर बह रही है, उससे कहीं ना कहीं जो जिला प्रशासन है उसकी चिंताएँ लगातार बढ़ रही हैं, जिसको लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। विकास चौहान, इंडिया वॉइस, हरिद्वार। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जिसके बाद पहाड़ से लेकर मैदानी क्षेत्र तक बारिश का दौर जारी है। उत्तराखंड के नैनीताल, उधम सिंह नगर, पौड़ी और चंपावत में अत्यधिक बारिश की आशंका जताई जा रही है। वहीं दर्जन भर जिलों में स्कूलों की छुट्टी भी कर दी गई है। प्रदेश के अधिकतम जिलों में बरसात के चलते भारी तबाही भी देखने को मिली। नदियां नाले उफान पर नजर आने से लोगों को तटीय जगह से दूर किया जा रहा है। देहरादून की रिस्पना नाला के उफान के आने पर उसका जायजा लिया हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता ने। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया गया है और इसके बाद प्रदेश भर में देर रात से लगातार बरसात देखने को मिल रही है। वहीं अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो बीते दिनों से लगातार कई जिलों में बरसात है और आज करीब 4 जिलों के लिए ये रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें कुमाऊं क्षेत्र के अत्यधिक जो जिले हैं। वहीं अगर पहाड़ों की बात की जाए तो लगातार बरसात हो रही है और जिसके कारण आप देख सकते हैं कि किस तरह का जो नाले हैं उत्तराखंड के वो उफान पर नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं रिस्पना का नदी का नाला है और ये करीब जो गर्मियां होती है उसमें सूखा पड़ा होता है, लेकिन जैसे ही बरसात होती है, अत्यधिक बरसात पहाड़ों में देखने को मिलती है, उसके बाद ये उफान पर देखने को मिलता है। इसके बाद जो आसपास के इलाके हैं उन्हें चेतावनी दी जाती है, कृपया जो तटीय जगह है वहाँ से दूर हटे, या लगातार पुलिस अनाउंसमेंट के द्वारा यहाँ पर चेतावनी दी जाती है। लेकिन फिर भी कुछ लोग यहाँ पर फिर भी जान को जोखिम में डालकर यहाँ पर खड़े रहते हैं, जिसका आप साफ उदाहरण सामने देख सकते हैं। लेकिन जिस तरह की स्थिति उत्तराखंड की है, कई मौतें भी सामने आई हैं। सुबह की बात की जाए तो ऋषिकेश में दीवार गिरने से 2 मौतें हुई हैं। वहीं अगर डोईवाला, देहरादून के डोईवाला क्षेत्र की बात की जाए तो वहाँ पर एक बच्ची की मौत हो गई है बरसाती नाले में बहने से। तो कहीं ना कहीं जो ये बारिश की आफत की बारिश है, कहीं ना कहीं लोगों को नुकसान पहुंचा रही है, चाहे वो जनहानि से हो या फिर उनकी संपत्तियों का नुकसान हो। लेकिन लगातार सरकार भी इस पर नज़र बनाए हुए है और लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा इस पर मॉनिटरिंग की जा रही है। फिलहाल जो 24 घंटे हैं उत्तराखंड के लिए काफ़ी भारी होने वाले हैं और इस पूरे जो 24 घंटे पर मुख्यमंत्री और साथ साथ आपदा प्रबंधन की पूरी नज़र रहेगी। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस, देहरादून। उत्तराखंड में मानसून की बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। लगातार हो रही बारिश से अभी भी कई जगहों पर जलभराव की स्थिति बनी हुई है। हरिद्वार जिले में आए दिन सैलाब से संपत्ति और फसलों को भारी नुकसान पहुंच रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ट्रैक्टर पर बैठकर प्रभावित लोगों के बीच पहुंचे। अब केंद्र सरकार की टीम ने हरिद्वार में बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया है। वहीं केंद्रीय टीम ने किसानों से बातचीत कर उनकी स्थिति को भी जाना है। कोटद्वार में मूसलाधार बारिश होने के चलते काशी रामपुर, तल्ला और कौड़िया में कई घरों में बारिश की चपेट में पानी भर गया और पूरी तरह से घर ध्वस्त हो गए। वहीं काशी रामपुर तल्ला के रहने वाले लोगों का कहना है कि सारी रात हमने सड़क पर बिताई है। जिस तरह से हम लोगों के लिए बारिश आफत बनी हुई है, हम इसका सामना कर रहे हैं। अभी तक किसी भी जनप्रतिनिधि ने यहाँ तक कि पार्षद ने भी यहाँ आकर हमारी सुध नहीं ली है। हम लोग परेशानियों से जूझ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों के साथ ना हमारे पास पहनने के कपड़े हैं, ना खाने का सामान। प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा अभी तक सुध लेने के लिए हमारे बीच नहीं आया है। वहीं पार्षद का दायित्व बनता है कि ऐसे समय पर आकर ताज़ा हालात को देखते हम उनसे
खाना या कपड़ा नहीं मांग रहे हैं, हमारी परेशानी में हमारे साथ खड़े होते। ये कहना है वहां के तमाम लोगों का। अगली खबर पौड़ी से है, जहां जनपद में हो रही भारी बारिश के चलते लगातार सड़कें बंद हो रही हैं। वहीं दूसरी ओर बारिश के कारण सड़क दुर्घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। आपको बता दें कि जनपद पौड़ी में बीते रोज दुर्घटनाओं के बाद गुरुवार को पौड़ी में एक सड़क दुर्घटना हो गई, जिसमें 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। साथ ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को रेस्क्यू कर उपचार के लिए घंडियाल अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। जो है बड़कोट से पौड़ी की ओर आ रही थी और खैरालिंग बड़कोट के पास जो है मंदिर बैंड पे वो बैक करते समय पुस्तक धंसने के कारण एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें घायल हुए। घायल व्यक्तियों को जो है घंडियाल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार हेतु भेजे गए। वाहन में 7 लोग सवार थे, जो सभी चोटिल हैं। चोटिलों का उपचार करवाया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आवास और शहरी विकास के जरिए सशक्त उत्तराखंड 2025 से संबंधित कार्य योजना और संचालित कार्यक्रमों की समीक्षा की, जिसको लेकर सीएम धामी ने समीक्षा बैठक की है। इस समीक्षा बैठक में तमाम अधिकारियों से उन्होंने बातचीत की है और साथ ही साथ आवासीय भवनों के नक्शों पर भी चर्चा की गई। संचालित कार्यक्रमों में समीक्षा बैठक के बाद अधिकारियों से क्षेत्रों के ताजा हालात के बारे में जानकारी भी ली। उत्तराखंड में मंत्री चंदन रामदास के निधन के बाद खाली हुई बागेश्वर की जमीन को लेकर उत्तराखंड भाजपा प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह ने लोकसभा के भीतर कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा अमर्यादित इशारे करने वाली घटना की निंदा की है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जल जीवन जिले में आदर्श आचार संहिता लागू की है। 17 अगस्त तक इस प्रक्रिया के लिए नामांकन दाखिल किए जाएंगे। चुनाव के लिए राजनीतिक दल तैयार नजर आ रहे हैं। चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। हमने जिला कांग्रेस कमेटी से नाम मांगे हैं और वो जैसे ही नाम हमारे पास आ जाएंगे हम उनको अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को भेजेंगे। मैं समझता हूं कि 11 या 12 तारीख तक कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार की घोषणा कर देगी। और जहां तक तैयारी का सवाल है, हम पूरी तरीके से तैयार हैं, हमारी बूथ कमेटियां तैयार हैं। नहीं, वो पहले से चूँकि एक्सपेक्टेड ही था कि चुनाव होना है, इसलिए सारी तैयारियां पूरी हैं प्रशासन की तरफ से भी और मैं समझता हूं पार्टियों की तरफ से भी। भारतीय जनता पार्टी बागेश्वर उपचुनाव के लिए तैयार है। हमारी चुनाव प्रबंधन की टोली बागेश्वर एक माह पूर्व हमने पहुंचा दी थी। हमारी बूथ की बैठकें, शक्ति केंद्र की बैठकें प्रारंभ हो गई हैं और बहुत जल्द हम प्रत्याशी घोषणा करेंगे। मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूं कि पिछली बार से ज़्यादा मतों से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी विजयी होंगे और ऐसा लगता है कि सभी विरोधी दलों की जमानतें जब्त होंगी और हम लोग पुनः बागेश्वर सीट पर भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी को जिताएंगे। उत्तराखंड भाजपा प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने लोकसभा के भीतर कांग्रेसी नेता राहुल गांधी के द्वारा अमर्यादित इशारे करने वाली घटना की निंदा की है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस तरह का आचरण स्वीकार्य नहीं है। राहुल गांधी के द्वारा भगवान राम और प्रभु हनुमान पर भी की गई टिप्पणी की निंदा करते हुए उन्होंने कहा है कि जनता ऐसी पार्टी की विचारधारा वाले लोगों को 2024 में सबक सिखाएगी। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता बिष्ट ने यह भी कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सदन में न सिर्फ अभद्रता का परिचय दिया है, बल्कि अभद्रता से जुड़े लक्षण भी दिखाए। जिस तरह से लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर जारी चर्चा के बीच राहुल गांधी ने अपना संबोधन पूरा करने के बाद सदन से उठकर चले गए और फ्लाइंग किस का इशारा कर अमर्यादित आचरण किया, वह निंदनीय है। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि 2024 में यही जनता ऐसे विचारधारा वाले लोगों को सबक सिखाएगी। देखिए, कांग्रेस के जो युवराज हैं
राहुल गांधी वो कब क्या कर जाएं, कब क्या कांग्रेस की फजीहत हो जाए, किसी को पता नहीं चलता है। वो संसद में इतने गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए तो पहले कांग्रेस पार्टी कतराती रही, और जब चर्चा के लिए आई तो उनकी जो हरकतें रही है, उनकी जो भाषा और बोली रही है, अनपार्लियामेंट लैंग्वेज जिसको कहते हैं, अमर्यादित भाषा जिसको कहते हैं, ऐसी भाषा का प्रयोग राहुल गांधी करते हैं। और कांग्रेस के नेता जो है उनके इन भाषाओं पर जो है बहुत उत्साहित होते हैं, उनका मनोबल ऊंचा होता है, लेकिन देश शर्मसार होता है जब राहुल गांधी पार्लियामेंट में इस तरीके की हरकतें करते हैं, महिलाओं को देखकर फ्लाइंग किस करते हैं, और भगवान राम हो, हनुमान जी हों, कभी भी जो उनके व्यक्तित्व रहे हैं वो हमेशा देश की सांस्कृतिक विरासत के खिलाफ रहे हैं। तो देश कभी भी ऐसे लोगों को माफ़ नहीं करेगी। जल जीवन मिशन को लेकर एक बार फिर संकट में उत्तराखंड की योजनाएं। बीजेपी प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने कहा है कि जल जीवन मिशन को लेकर वन विभाग की स्वीकृति जरूरी होती है, जिसके लिए विभाग से अनुमति हेतु बात की जा रही है। जल्द ही योजनाओं पर कार्य शुरू हो जाएगा। बताते चले कि उत्तराखंड राज्य में वन भूमि पर काम करने की मंजूरी नहीं मिलने से जल जीवन मिशन प्रभावित हो रहा है। दक्षिण प्रदेश में 159 पेयजल योजनाओं के लिए वन भूमि पर काम की मंजूरी जरूरी है। मंजूरी में देरी से योजनाओं का काम मार्च 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य मुश्किल नजर आ रहा है। जल जीवन मिशन का प्रश्न है, निश्चित रूप से योजना महत्वाकांक्षी है और ऐसे सभी जगह लोगों को जल पहुंचाना, जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना जो बहुत ही भौगोलिक दृष्टि से बहुत ही दूर हैं, दूरस्थ स्थान हैं, वहाँ जल पहुँचाना जल जीवन मिशन के तहत किया जाने वाला महत्वपूर्ण कार्य है। ये ज़रूर सत्य है कि फॉरेस्ट विभाग के कारण जल जीवन मिशन की बहुत सारी योजनाएं प्रभावित हुई हैं, रुकी हुई हैं, और इसका संज्ञान लिया जा रहा है। और जल जीवन मिशन और फॉरेस्ट विभाग मिलकर जो भी नोडल के द्वारा जो इस पर आपत्तियां लगाई गई हैं उसका वो निस्तारण करेंगे। जनपद ऊधम सिंह नगर से सटे खटीमा में लगातार आई फ्लू के मामले बढ़ते जा रहे हैं। नागरिक चिकित्सालय में आई फ्लू से इफेक्टिव मरीज की बढ़ती संख्या को देखते हुए खटीमा नागरिक चिकित्सालय में आए दिन इलाज के लिए लंबी कतारों में आई फ्लू से पीड़ित मरीज पहुंच रहे हैं। खटीमा क्षेत्र में आई फ्लू का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। खटीमा के नागरिक चिकित्सालय पहुंचने वाले मरीजों में अधिकांश मरीज आई फ्लू की बीमारी से पीड़ित हैं। बीमारी की चपेट में आए मरीजों की आंखों में जलन, खुजली के साथ आंखें लाल हो रही हैं। वहीं खटीमा नागरिक चिकित्सालय के डॉक्टर वीपी सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि लगातार खटीमा में नागरिक चिकित्सालय में आई फ्लू से इफेक्टिव मरीजों की संख्या सामने आ रही है, जिन्हें आई फ्लू की शिकायत है। वह अपने आप को घर में ही सुरक्षित रखें, छोटे स्कूली बच्चों का विशेष ध्यान रखा जाए। वहीं भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाया जाए और स्वयं भी भीड़ वाले इलाकों से बचा जाए। आई फ्लू चूँकि एक संक्रामक बीमारी है जो एक से दूसरे में फैलता है, तो इसमें ये वायरल बीमारी होने के कारण तेज़ी से इसका फैलाव है। तो उसमें कोशिश यही करनी है कि जिसको आई फ्लू हो वो आइसोलेटेड रहे, वो पब्लिक प्लेसेस पे ना जाए और कोशिश करे कि वो दूसरे से हाथ ना मिलाए और आँखों को बार बार रगड़े ना, और बिना डॉक्टर के परामर्श के कोई भी दवा ना लें। उत्तराखंड की बागेश्वर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है, जिसमें 10 अगस्त से चुनाव की आचार संहिता लागू हो जाएगी। इस उपचुनाव के लिए कांग्रेस को भाजपा सभी अपनी कमर कस चुके हैं और जीत का दावा करने में जुट गए हैं। हालांकि ये चुनाव कौन जीतेगा, किसके सर बागेश्वर का ताज सजेगा और कौन बागेश्वर की जनता का नया सरताज बनेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस पर सियासत
सहानुभूति के जरिए बीजेपी इस सीट पर वोट हासिल कर पाएगी। लेकिन यदि किन्हीं कारणों से पार्वती दास चुनाव नहीं लड़ती हैं, तो उनके परिवार से ही उनके बेटे को टिकट दिया जा सकता है। हालांकि भाजपा का कहना है कि टिकट को लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है। हालांकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जीत का दावा कर रहे हैं। महेंद्र भट्ट का कहना है कि बीजेपी इस चुनाव को चंपावत उपचुनाव की तरह लड़ेगी और विरोधियों की जमानत जब्त कराएगी। चुनाव के लिए बीजेपी संगठन हमेशा तैयार रहता है। भारतीय जनता पार्टी बागेश्वर उपचुनाव के लिए तैयार है। हमारी चुनाव प्रबंधन की टोली बागेश्वर एक माह पूर्व हमने पहुंचा दी थी। हमारी बूथ की बैठकें, शक्ति केंद्र की बैठकें प्रारंभ हो गई हैं और बहुत जल्द हम प्रत्याशी घोषणा करेंगे। मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूं कि पिछली बार से ज्यादा मतों से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी विजयी होंगे और ऐसा लगता है कि सभी विरोधी दलों की जमानतें जब्त होंगी और हम लोग पुनः बागेश्वर सीट पर भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी को जिताएंगे। वहीं इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करने के लिए सरकार तैयार है और सरकार की तरफ से चुनाव को लेकर पूरी तैयारी की जा चुकी है। नहीं, वो पहले से चूँकि एक्सपेक्टेड ही था कि चुनाव होना है, इसलिए सारी तैयारियां पूरी हैं प्रशासन की तरफ से भी और मैं समझता हूँ पार्टियों की तरफ से भी। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि वो अपनी पुरानी गलतियों को नहीं दोहराएंगे। बागेश्वर उपचुनाव के लिए जल्द ही का ऐलान किया जाएगा। बीजेपी में अंतर्द्वंद चल रहा है, जिस कारण इस बार कांग्रेस जीत हासिल करेगी। नहीं, कांग्रेस को पता था, ये अपेक्षित था कि बागेश्वर के उपचुनाव कभी भी घोषित हो सकते हैं। इस वजह से हम अपनी तैयारी करके बैठे। 3 नामों का पैनल वहाँ स्थानीय जनता ने और कार्यकर्ताओं ने यहाँ बताया शीर्ष नेतृत्व को। अब उन 3 नामों पर आखिरी मोहर लगना बाकी है। शीर्ष नेतृत्व जो प्रादेशिक हमारा है और जो राष्ट्रीय है, वो आपस में कम्युनिकेट करके उन तीनों में से एक के नाम पर मोहर लगाएंगे और पूरी रूपरेखा बनाई जाएगी, रणनीति बनाई जाएगी और सबसे पहले आपके सम्मुख रखी जाएगी। बागेश्वर को लेकर सभी दल जीत का दावा कर रहे हैं। हालांकि बागेश्वर का रण कौन फतह करता है, किसको जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है, किसके सिरमौर सस्ता है और कौन बागेश्वर से विधानसभा पहुंचता है, ये तो अब आने वाले चुनावी नतीजे ही बताएंगे। अभय कैंटुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। और इसके बाद आइए आपको सीधे लिए चलते हैं संसद की कार्रवाई पर। ध्रुवीकरण से क्विट इंडिया, भगवाकरण से क्विट इंडिया, क्विट इंडिया में करना ही पड़ेगा। आजादी के शाम न हम होने देंगे। शहीदों की कुर्बानी को बदनाम ना होने देंगे। बची रहे एक बूंद लहू की रंगों में भारत माता की आंचल को बर्बाद नहीं होने देंगे। यही हमारा मकसद है। मैं सिर्फ ये कहना चाहते हैं, सर, प्रधानमंत्री जी को सम्मान के साथ ये कहना चाहते हैं कि देखिए प्रधानमंत्री जी, आप एक बार नहीं 100 बार प्रधानमंत्री बने, हमें कोई फर्क नहीं। इसमें हमें कोई लेना देना नहीं। हमें लेना देना भारत की आम जनता के साथ। जब मणिपुर गए तो मणिपुर की दशा देखा हमने, और दशा देखने के बाद हमें जरूर यह महसूस हुई कि कम से कम देश की सबसे बड़ा मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री जी को एक बार मणिपुर के आम वासियों के लिए कुछ संदेश देना चाहिए थे। शांति की कोई पैगाम लेकर प्रधानमंत्री जी को खुद कोई कार्रवाई करना चाहिए थे। कम से कम
आपकी तरफ से एक बार मणिपुर के लोगों को अपना मन की बात रखना चाहिए थी। तो ये आप देख पा रहे थे संसद की कार्रवाई, जिसमें विपक्षी नेता अधीर रंजन चौधरी अपना वक्तव्य दे रहे थे। और इसी के साथ देवभूमि समाचार में इतना ही, लेकिन ताजा अपडेट के लिए आप लगातार बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।